प्यारे बच्चों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुजीत साइंस सर्किल में। आज हम लोग कक्षा 9 का जीव विज्ञान का पहला पाठ पढ़ेंगे। जीव विज्ञान के एक पाठ का अति लघु और लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर इस YouTube चैनल पर अपलोड है, वहां से हम लोग देख लेंगे। आज हम लोग जीव विज्ञान के पाठ 1 का दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर करेंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है, एक यूकैरियोटिक पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी एवं नामांकित आरेखित चित्र बनाएं। वर्णन की आवश्यकता नहीं है। इसको हम लोग अपने किताब से पेज नंबर 11 का चित्र संख्या 1.15 बना लेंगे। उसमें स्पष्ट दिख रहा है, उसको उतार लेंगे। दिखाते हैं आपको हम यूकैरियोटिक पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बनाया गया चित्र। यही चित्र है 1.15 यूकैरियोटिक का पादप कोशिका का चित्र। इसको हम लोग अच्छे से उतार लेंगे। इस तरह से अपना प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देने वाली एक जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। वर्णन की आवश्यकता नहीं है। इसको हम लोग पेज नंबर 5 का चित्र 1.7 बना लेंगे। पेज नंबर 5 में देखते हैं चित्र 1.7। यही चित्र है जंतु कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा चित्र। इसको अपने किताब से बहुत अच्छे तरीका से हम लोग उतार लेंगे। इस तरह प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो जाता है। प्रश्न संख्या 3, माइटोकॉन्ड्रिया की रचना एवं कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। रचना बना देंगे और कार्य लिख देंगे। तो पेज नंबर 7 का चित्र 1.9 का ए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र बना लेंगे और कार्य हम बताते हैं। यही चित्र है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसमें ए और बी 2 दिया हुआ है, तो हम लोग 1.9 चित्र का ए नंबर इसको उतार लेंगे और फिर उसके नीचे लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। और 1 नंबर कार्य में लिखेंगे कि इनमें उपस्थित कोशिकीय श्वसन के एंजाइम के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप जीव के लिए ढेर सारी अति आवश्यक ऊर्जा मुक्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जागृह कहा जाता है। ये कार्य नंबर 1 हुआ। ऐसे जनरली हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। कार्य नंबर 2 है, यह ऊर्जा एटीपी के रूप में, हम बताए थे कि जैव ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रखता है, तो यह ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा रहता है। कोशिका नए यौगिक के निर्माण के समय एटीपी में संचित ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। यह कार्य नंबर 2 हो गया। कार्य नंबर 3 है कि यह क्रिस्टी से अंदर की झिल्ली का सतह क्षेत्र बढ़ाता है। इसमें हम पढ़ेंगे क्रिस्टी यही होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये क्रिस्टी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग चित्र बना लेंगे और चित्र बना के इसका कार्य जो बताए हैं ये कार्य लिख लेंगे। इस तरह से अपना ये उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतरों को स्पष्ट करें। मतलब यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट करना है। इसको भी हम लोग पेज नंबर 11 का तालिका 1.1 अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर दिया गया है। उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग उत्तर में लिखेंगे कि प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित अंतर है। एक साइड लिख देंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक साइड लिखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कि यह आद्य कोशिका है, इसका आकार प्रायः छोटा होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका बहुत सरल है, पुराने जमाने का कोशिका है, बहुत छोटा है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का आकार इसके अपेक्षा बड़ा होता है। दूसरा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है। तीसरा है
कि प्रोकैरियोटिक कोशिका केवल जीवाणुओं एवं साइनोबैक्टीरिया में मौजूद होता है। मतलब ये सूक्ष्म से सूक्ष्म और सरल से सरल जीव अर्थात जीवाणु एवं साइनोबैक्टीरिया इत्यादि में मौजूद रहता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जितने भी जटिल कोशिका है या बड़े कोशिका है उस सबों में पादप और जंतु दोनों में मौजूद रहता है। तीसरा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका नहीं पाया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि केंद्रक के भीतर तो केंद्रिका होता है, जब केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रिका होगा ही नहीं। अतः वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित। तो 4 में लिखते हैं हम लोग कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका पाया जाता है। 5 नंबर 5 में है कि इसमें केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि इसमें बहुत ज्यादा क्रोमोसोम या अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 6 है कि गोल्जी काय अर्थात गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका इत्यादि इसमें नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका इत्यादि सभी पाए जाते हैं। 7 नंबर है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो पादप कोशिका में होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। 8 नंबर है कि कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक में कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियोसिस द्वारा होता है। इस तरह हम लोग इसको उतार लेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, तो अपना ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 क्रोमोसोम की संरचना को सचित्र समझाइए। क्रोमोसोम की संरचना पेज नंबर 10 ऊपर 10 दिख नहीं रहा है, पेज नंबर 10 में चित्र 1.13 है। इसको हम लोग बहुत बढ़िया से उतार लेंगे और उतार के कुछ लिख भी सकते हैं। अगर नहीं है तो केवल चित्र से भी काम चल जाएगा, लेकिन कम से कम इतना लिख देंगे हम लोग चित्र बनाने के बाद कि एक सामान्य कोशिका के केंद्रक में क्रोमोसोम महीन, लंबे तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। सामान्यतः क्रोमोसोम बेलनाकार होते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम के 3 भाग होते हैं, एक में पेलिकल, 2 में मैट्रिक्स और 3 में क्रोमैटिड्स। इतना भी लिख देंगे, काम मेरा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है कि केंद्रक का क्या कार्य है, चित्र सहित इसकी संरचना का उल्लेख करें। इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले उत्तर लिख के पेज नंबर 9 का चित्र संख्या 1.11 केंद्रक की संरचना उतार लेंगे। फिर लिखेंगे केंद्रक का कार्य। तो केंद्रक का कार्य लिख के डैश 1 नंबर में लिखेंगे कि केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है। केंद्रक की अनुपस्थिति में कोशिका विभाजन संभव नहीं है। ये कार्य नंबर 1 हुआ। कार्य नंबर 2 केंद्रक कोशिका के भीतर संपन्न होने वाली सभी उपापचयी या जैविक तथा रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। 3 में लिखेंगे कि कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 4 में यह कोशिका के विकास एवं परिपक्वन को निर्धारित करता है। 5 में यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिकीय RNA उत्पन्न करता है। प्रश्न संख्या 7 है कि कोशिका झिल्ली पदार्थों के परिवहन में किस प्रकार अपनी भूमिका अदा करती है। उत्तर हम लिखेंगे कि प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। यह अपने से होकर कुछ ही पदार्थों को अंदर आने या बाहर जाने देती है, सभी पदार्थों को नहीं। इसलिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली पदार्थों के परिवहन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब पदार्थों का परिवहन कैसे हो, यह कोशिका झिल्ली उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चूंकि यह अर्धपारगम्य होती है, इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो कौन पदार्थ को पार कराया जा सकता है और किस पदार्थ को नहीं, इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाती है।
इसको लिख लेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, अल्प पराशरी सम पराशरी तथा अति पराशरी विलयनों में किसी जीवित कोशिका को बारी बारी से डाला जाए तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर है कि जब कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में डाला जाता है तो बाहरी विलयन से पानी अंदर प्रवेश करता है। और फिर पैराग्राफ चिन्ह करके लिखेंगे कि जब कोशिका को सम पराशरी विलयन में डाला जाता है तो कोशिका के आकार एवं वजन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि जब कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाला जाता है तब कोशिका के अंदर जल निकलकर बाहरी विलयन में प्रवेश करता है। इसको हम लिख लेंगे और यहाँ एक बार समझ लेंगे कि जब कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखा जाता है तो बाहरी विलयन से पानी कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। इस क्रिया को अंतःपरासरण कहते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे जब कोशिका को सम पराशरी विलयन में रखा जाता है तो कोशिका के आकार एवं वजन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे और लास्ट में लिखेंगे कि जब कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाता है तब कोशिका के अंदर से जल निकलकर बाहरी विलयन में प्रवेश कर जाता है। इस प्रक्रिया को बहिःपरासरण कहते हैं। इस तरह से इसका भी उत्तर समाप्त होता है। इस तरह जीव विज्ञान पाठ 1 का अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर तीनों समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप लोग सही तरीका से इसको लिखकर और याद करेंगे और इसके बाद अगले वीडियो में हम पाठ 2 का अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।